बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेंडेस की जानिब। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का IT बरामदात बढ़ाने के लिए फिक्स्ड टैक्स रजीम लाने का बड़ा फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आइंदा बजट में IT के लिए बड़े पैकेज का हुक्म। आइंदा बरस बरामदात को $4.5 अरब तक बढ़ाने का हदफ। मजीद 1 लाख नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप दिए जाएंगे। खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स के तहत टैक्स मराहत भी दी जाएंगी। वजीर आजम शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम तेज किया जाए। बरामदी सनतों की तवानाई जरूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी की जाए। बजट में पनबिजली मंसूबों की जल्द तकमील को तरजीह दी जाए। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के सद्देबात के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। लाइफ लाइन और कम खपत वाले सारिफीन पर बिलों का कम से कम बोझ डाला जाए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। कौमी इक्तसादी कौंसिल का इजलास। मुल्क की तारीख में पहली बार 1150 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 137 अरब रुपए मुख्तस। नौजवानों और खवातीन की तरक्की अहम तरजीह। जदीद टेक्नोलॉजी से ज़राई शोबे में इनकलाब लाया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। सियासी एहतजाज के नाम पर बगावत और सरकशी बर्दाश्त नहीं। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को हिसाब देना होगा। जाली पलस्तर चढ़ाकर बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए चेयरमैन PTI ने खुद को रेड लाइन करार दे दिया। 2018 में साजिश के तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बाग आजाद कश्मीर में अवामी इज्तिमा से खिताब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा इराक। बगदाद में वज़ीर दाखिला अब्दुल मीर अश्शमरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजरों को वीज़े के इजरा में आसानी पर भी तबादला ख्याल। जिना हाउस पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अली शान ने 9 मई के रोज दीगर शरपसंदों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की। कायद से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 9 और 10 मई के वाक़यात के खिलाफ मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और अस्करी तनसीबात पर हमलों की मज़म्मत। वतन अजीज़ से हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। पाक फौज ने गवादर के साहिल से खुंजराब तक आवाम को मुत्तहद रखा है। करारदाद का मतन। मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। बेंच पर वफाकी हुकूमत के एतराज़ात पर समाअत मुकम्मल। कोई भी शख्स अपने हवाले से किसी मामले पर जज नहीं हो सकता। हमारा मुकदमा तासुब का नहीं, मफादात के टकराव का है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान के दलाइल। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे। विलेज डिफेंस गार्ड के नाम पर कायम मलेशिया के एहलकारों को जदीद हथियारों की तरबियत। काबिज फौज की मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी जारी। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर भारतीय फौज के हमले के 39 बरस मुकम्मल। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ। अब तक कोई इंक्वायरी हुई, ना ही दुखों का कोई मदावा हुआ। अमेरिका में भारतीय कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के मुतासिरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा। रूस के ज़ेरे इंतजाम यूक्रेनी इलाके खैरसोन में बमबारी से डैम टूट गया। बड़ा इलाका ज़ेरे आब। मुतासरा इलाके से 80,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी का इनखला जारी। फ्रीकेन का एक दूसरे पर हमले का इल्ज़ाम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की कीव में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम की फराहमी और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल।
ایران کی مقامی سطح پر تیار کردہ ہائپرسونک میزائل الفتح کی نمائش، آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز پرواز کی صلاحیت، 1400 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دنیا کا چکر لگانے کا عزم، ایڈونچرز کے شوقین 35 سیاح ایران کے راستے کوئٹہ پہنچ گئے۔ 10 گاڑیوں اور 7 ہیوی بائکس پر مشتمل قافلہ 16 ملکوں کا سفر کرتے ہوئے 4 جولائی کو ملیشیا پہنچے گا۔ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں آسٹریلیا اور بھارت کل اوول میں مد مقابل۔ بھارت دوسری مرتبہ اور آسٹریلیا پہلی بار ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلے گا۔ آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیاں، قومی کپتان بابر اعظم، بنگلہ دیش کے نجم الحسین شانتو اور آئرلینڈ کے ہیری ٹریکٹر شامل۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں حکومت نے برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی شعبے میں فکسڈ ٹیکس رجیم لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے آئندہ بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کا حکم بھی دیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں آئی ٹی شعبے میں نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو خصوصی مراعات دینے کی اصولی منظوری بھی دی گئی، جس کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے ذریعے تجارت کے فروغ پر خصوصی رعایت دینے اور اپنا کاروبار شروع کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہنرمند بنانے کے لیے وزیر اعظم نے خصوصی ٹریننگ اور آئی ٹی زونز بنانے کی بھی منظوری دی ہے۔ محمد شہباز شریف نے آئندہ بجٹ میں آئی ٹی سے متعلق سفارشات شامل کرنے اور نوجوانوں کو نئی کمپنیاں قائم کرنے کے لیے خصوصی رہنمائی کے لیے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک آئی ٹی سیکٹرز کے روڈ شوز منعقد کیے جائیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں 45,000 نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ آئندہ مالی سال میں 1 لاکھ نوجوانوں کو میرٹ پر لیپ ٹاپ فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے تحت آئی ٹی کمپنیوں کو ٹیکس مراعات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے آئی ٹی برآمدات کو $4.5 ارب تک بڑھانے کا ہدف دیتے ہوئے کہا کہ آئی ٹی شعبے کی آمدن کا 35% اپنی استعداد بڑھانے کے لیے رکھنے کی سہولت میں 3 سال کی توسیع دی جائے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ٹیلی کام سیکٹر کی ترقی کے لیے مقامی سطح پر فائبر کیبل کی تیاری کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں۔ اجلاس نے نوجوانوں کو آئی ٹی کے شعبے میں اپنا کاروبار شروع کرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پروگرام میں نوجوانوں کو بھی ترجیح دی گئی۔ متبادل توانائی ذرائع کو ترقی دیتے ہوئے شمسی توانائی منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے، برآمدی صنعتوں کی ترجیحی بنیادوں پر توانائی کی ضروریات پوری کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ احکامات اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کیے۔ توانائی شعبے سے متعلق اصلاحات کو آئندہ بجٹ کا حصہ بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کر کے مرحلہ وار متبادل توانائی کے نئے منصوبے شروع کیے جائیں اور ٹرانسمیشن لائنز کو جلد مکمل کیا جائے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ بجٹ میں لائن لاسز اور بجلی چوری کے سدباب کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ لائف لائن اور کم کھپت والے صارفین پر بلوں کا کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ شرکاء کو توانائی شعبے میں اصلاحات اور تجاویز کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سرکاری عمارتوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کے منصوبے کی بڈنگ کے 4 مرحلے مکمل کیے جا چکے۔ شرکاء کو برآمدی صنعتوں کی بلا تعطل گیس اور بجلی کی فراہمی سے متعلق اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ قومی اقتصادی کونسل نے 1150 ارب روپے کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں محمد شاہد سے۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ موجودہ حکومت کو معاشی بحران ورثے میں ملا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ قومی اقتصادی کونسل نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ 1150 ارب روپے منظور کر لیا ہے۔ جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تھی تو ہمیں ایک بہت شدید معاشی بحران ورثے میں ملا تھا۔ این ای سی نے 1100 ارب روپے کی پی ایس ٹی پی کی منظوری دی، 1150، جو کہ ایک پاکستان کے لیے دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہمارا ایک مائل سٹون ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ایور
PSDP है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है, जबकि मुल्क के दूरअफ्तादा और पसमानदा इलाकों में आला तालीम फराहम करने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने तालीम का बजट बढ़ा दिया है। जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो 20 पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का है, जिनमें हम एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। नौजवानों के लिए 100 अरब से ज़्यादा के मुख्तलिफ स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। जो सूबाई मंसूबे हमारे PSDP में शामिल हैं, इसमें सबसे बड़ी जो एलोकेशन है वो बलूचिस्तान सूबे को हमने दी है, जो कि तकरीबन 137 अरब रुपए के मंसूबे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से शदीद खतरा दरपेश है। हालिया सैलाबों से पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सब्ज़ इनकलाब लाया जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क से हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए 3 साला प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इराक के वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर अल शमरी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान बगदाद में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं में मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजी बरादरी को वीज़े की फराहमी में आसानी पर भी तबादला ख्याल हुआ। बगदाद में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इराक की इस्लामी सुप्रीम कौंसिल के सरबराह इमाम हमूदी से भी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। फ़रीक़ैन ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इराक की हिकमत पार्टी के सदर अम्मार हकीम से भी मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा सियासी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अवामी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सियासी राबते इंतहाई ज़रूरी हैं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी और रूसी फेडरेशन काउंसिल के स्पीकर के दरमियान मॉस्को में वफूद की सतह पर बातचीत हुई, जिसमें पार्लिमानी और अवामी रवाबित और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन सेनेट ने रूस के साथ मईशत, तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने इलाकाई सूरत हाल और तनाज़े कश्मीर की वजह से खित्ते के अमन को दरपेश खतरात के बारे में भी ब्रीफ किया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तेफाक करते हुए मुस्तहकम और पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासी एहतजाज के नाम पर बगावत और सरकशी बर्दाश्त नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये बात बाग आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। बाग आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2014 से फॉरेन फंडेड फितने को साजिश के तहत लॉन्च किया गया। दिफाई तंसीबात पर हमला करने के बाद कहा जा रहा है कि ये हमारा सियासी एहतजाज है। अगर कौम ने इदराक न किया, इसकी शनाख्त न की, तो ये फितना जो है ये इस मुल्क को और इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। जो ये सर्कस लगाया करता था रोज, उसमें इसने कहा नहीं लोगों के नाम लेके कि मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। और ये 2018 में इसके इस तमाम गुनाहों के ऊपर जो है वो पर्दा डाला गया, और जो दहशतगर्दी के मुकदमे उस वक्त इसके खिलाफ दर्ज हुए थे उनमें ये इश्तिहारी था। इस इश्तिहारी को एक साजिश के तहत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि साबिक PTI हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों से मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचाया। एक शख्स ने 3.5 साल में अपोजिशन को खत्म करने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसने जो बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं जी 50 लाख जो है वो घर बना के दूंगा, वो किधर है वो 50 लाख घर? ये कहता था मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, किधर है वो नौकरी? इसने सिर्फ तोहफा दिया फराग गोगी का, जिसने लूट मार की पंजाब में बैठ के 3.5 साल। ये बेशर्म इंसान जिस वक्त हमें डाकू और चोर कह रहा था, हमें गालियां दे रहा था, उस वक्त जो है वो यही पैसा जो है ये बाहर मनी लॉन्डर हो रहा था।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शेरक है। बरसरे इख्तिदार आकर 2017 में रुका तरक्की का सफर एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर, साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर और दूसरे मुकर्रीन ने भी अवामी इज्तिमा से खिताब किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। ईशान ने 9 मई के रोज दीगर शरपसंदों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की। तफसील जानते हैं एहसन नूर से। 9 मई का दिन मुल्क की तारीख में एक स्याहबाब के तौर पर याद रखा जाएगा, जब शरपसंदों के एक टोले ने नाम निहाद लीडर की कौमी इदारों के खिलाफ पुरतैश तकारीर से मुतासिर होकर कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और मुल्क की सालमियत पर ज़रब लगाई। शरपसंदों ने यह भी ख्याल न किया कि वो अपने ही हाथों अपने वतन अजीज को नुकसान पहुंचा रही हैं। 9 मई के रोज मुल्क की तनसीबात को निशाना बनाने वाले शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारी का सिलसिला तेजी से जारी है। जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वाले एक और मरकजी मुलजिम अली शान की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अली शान ने 9 मई को दीगर शरपसंदों के साथ मिलकर जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव किया। उसने जिना हाउस में मौजूद कायदे आज़म से मंसूब नवादरात को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। गिरफ्तार किए जाने वाले शरपसंदों का कहना है कि उन्होंने ये इंतहाई इकदाम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फौज मुखालिफ तकारीर से मुतासिर होकर किया। गिरफ्तार शरपसंदों का यह भी कहना है कि 9 मई के रोज होने वाले वाकयात का प्लान ज़मान पार्क में बना, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आला लीडरशिप शरीक थी। एहसन नूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा तालिबात और असातिज़ा कराम ने जना हाउस लाहौर का दौरा किया। इस मौके पर तलबा तालिबात ने गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ये बहुत तकलीफ दे लम्हात है। ये घर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब होने के बाइस काबिल कद्र था। असातिज़ा और तलबा ने कहा कि 9 मई एक कौमी सानहा है। हम मुतालबा करते हैं कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, मुजरिमों को रियायत नहीं मिलनी चाहिए और कोई भी शरपसंद सजा से नहीं बचना चाहिए। 9 मई के वाक़यात को देखकर बहुत अफसोस हुआ है। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इसके अलावा हम शोदा की जो यादगार हैं उनको नुकसान पहुंचाने के ऊपर भी बहुत हमें अफसोस है, क्योंकि शोदा हमारे हीरोज़ हैं और किसी कौम का ये सरमाया होते हैं। इनके साथ तो इस तरह की वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जिन्होंने भी ये किया है वो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देने का हम मुतालबा करते हैं। जिना हाउस जो हमारा घर है, हमारे कायद का घर है, उसका दहशत गर्दों ने कितना बुरा हाल किया है। तो शोदा तो हम पर से कुर्बान हो गए हमें बचाने के लिए, हमें ज़िंदा सलामत रखने के लिए। तो अगर उनकी यादगारों की बेहुरमती की गई है, इतनी तकलीफ़ हुई है देख के कि बयान नहीं मैं कर सकती। इतनी बेहुरमती की गई हमारे शोदा की, वो शोदा जो हमें हमारी ज़िंदगियों को सेव करते हैं, हमें बचाते हैं हर मुश्किल से, जो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी जान है, जिन्होंने एक मस्जिद को नहीं छोड़ा। तो हम क्या ऐसे लोगों से तवक्को कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है, हम दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों को आप बहुत ज़्यादा सज़ाएं दें। शहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। हवलदार नासिर महमूद शहीद ने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद अली खान। हवलदार नासिर महमूद शहीद ने 14 जुलाई 2020 को दहशतगर्दों के खिलाफ जवानमर्दी और दिलेरी से दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। जब वालिदैन को बेटे की शहादत की खबर मिलती है तो क़यामत तो टूटती है। हवलदार नासिर महमूद शहीद के वालिद ने कहा कि तोड़ फोड़ जलाओ गिराव के वाक़यात मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। 9 मई के हवाले से इतना ही कहूँगा कि दुश्मन भी ये काम नहीं कर सकता और जिन्होंने ये काम किया है उनको करारे वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। जिस वक्त शहादत की खबर मिली, कोई वालिदैन है उसके ऊपर तो वो क़यामत ही आती है। जब ये आता था छुट्टी बात वक़्त हो रहा, असाना वक़्त कुछ हो रहा है, असाना दुश्मन जड़ा असाने विच बैठे हुए असल के बच्चों की वालदा भी नहीं है, ये यतीम भी नो मस्कीन भी नो। 9 मई को जो
शहीदों की बेहुरमती की गई है, उन्होंने ये अच्छा नहीं काम किया है। इन शहीदों की वजह से हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इनकी कदर करें, उन्हें बंदियां कड़ी कड़ी सजा देनी चाहिए। शहीद के बड़े भाई का कहना है कि नासिर मेरा बाजू था, अब जब वो नहीं है इस दुनिया में तो मालूम होता है कि मेरी कोई चीज खो गई है। वो मेरा बाजू था, अभी वो चला गया इस दुनिया से। ऐसे लगता है कि मेरी कुछ चीज खो गई है। अभी मुश्किल तो मुझे हो रही है, कोई भी काम शुरू करता हूँ तो भाई की कमी तो महसूस होती है। जब मुझे इसकी शहादत की खबर मिली ना, तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि वो अपनी जिंदगी संवार गया है। जैसे वो गया है ना शान से, शहादत की मौत लेकर, उस पर हमें फख्र है। नासिर महमूद शहीद की बेटी अपने बाबा को बहुत याद करती है। शहीद के बहन का कहना था कि जब नासिर आखिरी छुट्टी पर आया तो वालिदा के पाँव पड़कर कहने लगे कि अम्मी दुआ करना कि मैं शहीद होकर आऊं। खुशी से फ़ोन किया और कहा कि बाजी मैं हवलदार बन गया हूं। जब आखिरी छुट्टी आए थे ना तो मम्मी के पाँव में पड़कर कहने लगे कि अम्मी दुआ करना कि मैं शहीद होकर जाऊं। शहीद नासिर महमूद का बेटा बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करने और बाबा के जैसे शहीद होने का आरज़ूमंद है। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको आगाह करें कि जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले लांस नाइक मोहम्मद का नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उनको मानसरा में उनके आबाई इलाके में अस्करी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। शहीद की नमाज जनाजा पहले DI खान और बाद में उनके आबाई गाँव में अदा किया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी हुक्काम, रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हमारे शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। कौम शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करती है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पुलिस के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब का अहवाल बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। पाकिस्तान, पाकिस्तान। वफाकी दारुल-हुकूमत की तारीख में पहली बार अमन व अमान के क़याम के सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कन्वेंशन सेंटर में पुरवकार तकरीब हुई, जिससे खिताब करते हुए सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने फ़राइज़ की अदायगी में जो रोशन मिसालें कायम की हैं, पूरी कौम उन पर फ़ख्र करती है। फ़र्ज़ की बजावरी में जान देना ये सबसे बड़ी कुर्बानी है
اور حکومت پاکستان اس قربانی کو ہمیشہ نہ صرف ریکگنائز کرتی ہے بلکہ ہم ایز اے قوم اور ایز اے ادارہ ان لوگوں کو نہ صرف ریکگنائز کرتے ہیں بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے امن و امان کے لیے اپنی جان کا قربانی پیش کی۔ آئی جی اسلام آباد پولیس ڈاکٹر اکبر ناصر نے کہا کہ شہریوں کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو اپنی جان پر کھیل کر یقینی بنا رہے ہیں۔ 25 مئی کو ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں پہلی دفعہ تکریم پیش کی گئی ان تمام شہداء کو جو چاہے کسی بھی فورس سے تھے، چاہے وہ سویلین تھے۔ یہ آج کا دن ہم نے صرف ایک مرتبہ پھر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر احسن بختاوری نے کہا کہ شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پولیس حکام کے شانہ بشانہ کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تاجر برادری اور شہریوں کی طرف سے اسلام آباد پولیس کی امن و امان کے قیام کے سلسلے میں دی جانے والی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ معروف گلوکار راحت فتح علی خان کے ملی نغموں نے شرکاء کے دل گرمائے رکھے۔ دنیا میں ہزاروں ملک بھی ہیں، رہنے کو بہت سے شہر بھی ہیں، ہم ساری دنیا گھوم لیے، ہم ساری دنیا گھوم لیے، پر پاکستان تو ایک ہی ہے۔ تقریب سے معروف کرکٹر اور اسلام آباد پولیس کے اعزازی ڈی ایس پی حارث رؤف اور سی پی او شاکر حسین داور نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں شہداء کے ورثاء کو امدادی رقوم کے چیکس بھی دیے گئے۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جو راہ خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے، وہ زندہ راولپنڈی میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تحریک جوانان پاکستان کی جانب سے ریلی نکالی گئی جس کی قیادت عبداللہ حمید گل نے کی۔ ریلی میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے سبز حلالی پرچم اٹھا کر وطن سے محبت اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر شرکاء نے کہا کہ نوجوان نسل دشمن کی خواہش پر قوم کو تقسیم کرنے والے کرداروں کو معاف نہیں کرے گی۔ ریاست ہماری پہچان ہے اور شہداء ہماری شان ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان اور شہدائے پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانس کے شہر پیرس میں شہدائے پاکستان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ بیلجیم میں بھی جیوے جیوے پاکستان اور ہماری فوج ہمارا فخر کے پرجوش نعرے لگائے گئے۔ بیلجیم میں مقیم پاکستانیوں نے تقریبات کا انعقاد بھی کیا جس میں افواج پاکستان اور اداروں کے وقار کو پاکستان کی ترقی سے تشبیہ دی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ پاکستان کے ادارے ہمارا فخر ہیں اور ان کے وقار کا تحفظ ہم سب پر فرض ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے 9 اور 10 مئی کے واقعات کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد منظور کر لی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نذیر احمد کی زیر صدارت اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر راجہ زکریا مقبون اور رکن اسمبلی رحمت خالق نے مشترکہ طور پر یہ قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 9 اور 10 مئی کو ملک کے مختلف شہروں میں شرپسندوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قومی املاک اور تنصیبات پر حملے کیے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی جو قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے کہا کہ پاکستان فوج نے گوادر کے ساحل سے خنجراب تک عوام کو متحد رکھا ہے۔ پنجاب حکومت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کیس میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ خصوصی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام مقدمے سے خارج کرنے کا حکم دیا تھا۔ پنجاب حکومت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والی ریلی کی قیادت کی۔ یاسمین راشد کے جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار کرنے کی استدعا کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کیس کے مدعی اور وکیل عبدالرزاق شر کو کوئٹہ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ معاون خصوصی اطالع تارر نے کہا ہے کہ قتل کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سمیع اللہ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں وکیل کی ٹارگٹ کلنگ کوئی معمولی واقعہ نہیں، ٹارگٹ کلنگ کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک وکیل کا صفاقانہ قتل ہے، یہ انصاف کا قتل ہے کہ اب وکیلوں کی اگر ٹارگٹ کلنگ آپ نے شروع کر دی اور صرف اس وجہ سے کر دی کہ وہ آپ کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 کے حوالے سے پیروی کر رہے تھے، ان کی ٹارگٹ کلنگ
के जिम्मेदार इमरान अहमद न्याजी साहब हैं। मामून खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि 9 मई को शरपसंदी के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई के वाकयात थे, आपका क्या ख्याल है? कोई पुरअमन जमात, कोई जमहूरी जमात सोच भी सकती है इस तरह के पुरतशद्दुद वाकयात में हिस्सा लेने का, या इनकी प्लानिंग करने का, या ऐसी मनसूबाबंदी करने का? ये एक मिलिटेंट जमात है, ये एक दहशतगर्द जमात है। फिर 9 मई को जो हुआ वो भी इसी जमात के दहशतगर्द विंग ने किया, इनके दहशतगर्दों ने ये वाकयात किए। वजीर आजम के मामून खुसूसी ने कहा, अब्दुल रजाक शर के खून को रायगां नहीं जाने देंगे। अगर चेयरमैन पीटीआई जेल में होते तो ये वाकया पेश ना आता। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ समाअत करने वाले बेंच पर वफाकी हुकूमत के एतराज़ात पर समाअत मुकम्मल कर ली। 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि अदालत जायजा लेगी कि दरख्वास्त के हवाले से क्या फैसला होना चाहिए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई भी शख्स अपने हवाले से किसी मामले पर जज नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत को बेंच की तश्कील पर एतराज़ है, लेकिन सारे मामले में कोई भी बदनीयती शामिल नहीं। हमारा मकसद तासुब का नहीं, मफादात का टकराव है। उन्होंने कहा कि कॉल्स किसने की, कैसे रिकॉर्ड की, तमाम चीज़ों का कमीशन जायज़ा लेगा। हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के लिए ही वफाकी हुकूमत ने कमीशन तश्कील दिया था। बेंच के सरबराह ने कहा कि मौजूदा मामले में चीफ जस्टिस होते हुए उन्हें कमीशन के क़याम से आगाह नहीं किया गया। अदलिया की आज़ादी अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी से मुतालिक दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर मामला निपटा दिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी से मुतालिक मुआहदे की समाअत आर्टिकल 184(3) के तहत नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजार चाहें तो मुतलका फोरम से रुजू कर सकते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में 5 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी को 15 जून को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान फवाद चौधरी पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 28 फरवरी से अब तक 6 समाअतें हो चुकी हैं, लेकिन फवाद चौधरी पेश नहीं हुए। ममनुआ फंडिंग जब्तगी से मुतालिक शोकाज नोटिस केस में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने जवाब जमा करवाने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 10 माह कबल ममनुआ जब्तगी केस शुरू किया, लेकिन अभी तक जवाब जमा नहीं कराया गया। इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई वकील की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें मजीद 4 हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आईटी की शमूलियत से कारोबार तेजी से तरक्की कर रहा है और मसनूई ज़हानत की बदौलत कारोबार को कई गुना आगे बढ़ाना मुमकिन है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ शोबों में इनकलाब बर्पा कर रही है, जिसकी वजह से दिनों का काम मिनटों में अंजाम दिया जा सकता है। फास्टर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी और आपको एक तो मार्केटिंग करें, है क्रिएट टैलेंट, आप लोग भी टैलेंट क्रिएट करें, आपके फायदे में है। टैलेंट क्रिएट करें, क्रिएट टैलेंट एंड क्रिएट एन एक्साइटमेंट इन पाकिस्तान। और आप यकीन जानिए कि ये ऐसा रास्ता है जो सबसे तेज़ रास्ता है तरक्की का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम प्रायोरिटीज़ अपनी तेज़ करें, फास्टर डिसीजन मेकिंग भी करें, तो मैं समझता हूँ सारी दुनिया तरक्की के लिए आपके लिए खुली हुई है। इस मौके पर सदर ममलकत ने मसनूई ज़हानत के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में एवार्ड्स भी तकसीम किए। और पहली जंग अजीम के बाद 1922 में कायम होने वाला किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल मिलिट्री कॉलेज जेहलम के नाम से पूरी दुनिया में अपनी अलग शनाख्त रखता है। मिलिट्री कॉलेज जेहलम के नए सेशन में आने वाले तालिब इल्मों का रवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। कयाम के 100 साल मुकम्मल करने वाले मिलिट्री कॉलेज जेहलम का मुल्क और कौम की खिदमत में अहम किरदार है। 300 ब्रिगेडियर्स, 96 जनरल ऑफिसर्स, 5 4 स्टार जनरल्स और मुसल्लह अफवाज के 3 सरबराहान का ताल्लुक भी इसी दरसगाह से है।
मिलिट्री कॉलेज झेलम के 43 कैडेट्स ने इस धरती माँ की इज्जत और नामूस के लिए अपनी जान कुर्बान की। मेजर अकरम शहीद निशान हैदर भी इसी मादरे इल्मी के फर्जंद हैं। मिलिट्री कॉलेज झेलम के नए सेशन 2023-28 की इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में कॉलेज के कमांडेंट ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद कुरैशी ने कहा, 9 दहाइयों में इस इदारे ने मुल्क की सिविल सोसाइटी और मिलिट्री को बहुत से लीडर्स दिए। इस इदारे के फारुगुल तहसील तलबा ने तालीमी और जंगी मैदानों में नुमाया किरदार अदा करने के साथ साथ ज़माना अमन में भी इदारे का नाम रोशन किया है। मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाने वाले असातिज़ा भी यहाँ के पुरअज़्म तलबा के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं। कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो बच्चों को इधर प्रोवाइड नहीं की जाती। बच्चे एंट्री रिसीव कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे आके उनको तमाम जो है इस कॉलेज की रूटीन से उनकी असिमिलेशन करवाई जाती है, उनको ग्रूम किया जाता है फिजिकली, मेंटली, मॉरली। तलबा और वालिदैन का कहना है सेल्फ ग्रूमिंग और मियारी तालीम के लिए मिलिट्री कॉलेज झेलम से बेहतर कोई चॉइस नहीं। मिलिट्री कॉलेज झेलम ने अपनी आला तालीमी काबिलियत और इन चीज़ों में अपना लोहा मनवाया है, बल्कि इसके अलावा वो एक एज अ नर्सरी ये अपने आप को साबित करता है टुवर्ड्स पाकिस्तान आर्मी और फोर्सेस के लिए। इस इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा बनना और मतलब इसका पार्ट होना तो बच्चे के लिए तो है ही है, लेकिन हम लोगों के लिए भी बहुत एक प्राउड मोमेंट है। हमारी जो सोच थी उससे बढ़ गए हैं यहाँ पे। आज हम यहाँ पे आए हैं, हमने बहुत अच्छा महसूस किया इस चीज़। क्लास 8 में मेरा एडमिशन हुआ है, यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, इसी वजह से मैं इंस्पायर हुआ मिलिट्री कॉलेज झेलम आने के लिए। वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस थिंग कि हमारा बेटा यहाँ पे माशाल्लाह सेलेक्ट हुआ है और पाकिस्तान के एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में आया है एंड वी होप इंशाल्लाह ही विल बी ग्रूम्ड वेल ओवर हियर। MCJ के कैडेट्स जहां एक तरफ पाक फौज में अहम जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, वहीं सिविल इदारों में भी नुमाया हैसियत से खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मिलिट्री कॉलेज झेलम एक तारीखी कैडेट कॉलेज है जो मुसल्लह अफवाज में शमूलियत इख्तियार करने वाले जवानों की तैयारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, झेलम। मईशत और तवानाई के बारे में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि आइंदा बजट में कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को रिलीफ की फराहमी के साथ महंगाई में कमी, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और सरमायाकारी में इजाफा तरजीह रहेगी। APP को खुसूसी इंटरव्यू में बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्जे में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का बजट हमेशा पीपल फ्रेंडली और आवाम फ्रेंडली रहा है। पहली प्रायोरिटीज़ थी कि हम किस तरह अपनी लोअर इनकम क्लासेस को और मिडिल इनकम क्लासेस को कितना मैक्सिमम रिलीफ फराम कर सकते हैं, किस तरह एक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट कायम कर सकते हैं, किस तरह ऐसे इकदाम उठा सकते हैं जिससे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी हमारी बढ़े, किस तरह हम फॉर्मल इकॉनमी का साइज़ बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, अपने खसारों को कम कर सकते हैं। यही प्रायोरिटीज़ बैलेंस करेंगे कि ग्रोथ भी हो, खसारे भी कम हो और जब मैक्सिमम पॉसिबल हम जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं उससे जो महंगाई को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यही प्रायोरिटीज़ होंगी। इन्हीं प्रायोरिटीज़ की बुनियाद के ऊपर आप बजट देखेंगे इंशाल्लाह। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी हुजाज मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी के लिए मक्का मुकरमा में मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फ़हीम असलम। मक्का मुकरमा में कायम होने वाले मेन कंट्रोल रूम में आज़मीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात की मुकम्मल अंदाज में मॉनिटरिंग की जा रही है। आज़मीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए कॉल सेंटर भी कायम कर दिया गया है। लोग पूछ रहे हैं कि हज मेडिकल मिशन का रास्ता क्या है, किसी की कंप्लेंट्स में है कि अगर इंसुलिन मेडिसिन है वो क्या अवेलेबल है कि नहीं, कुछ हमारी अकोमोडेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं। ओवरऑल मिशन को ओवरसी करना होता है कि जहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, लोकल मामन की कमी है, पाक बेस को अपना मामन की कमी है, रिक्वायरमेंट बेस पे हम उसको प्रोवाइड करते हैं। मदीना मुनव्वरा से मक्का रवानगी के लिए भी एक खुसूसी सेल का क़याम अमल में लाया गया है। हुज्जाज मदीना से मक्का आते हैं, हम उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करते हैं। मक्का में तो उनके सेक्टर्स और बिल्डिंग्स और मकातिब में उनको पहुँचाना भी मुआवनीन की ड्यूटी में शामिल है। जितने भी हाजियों के मसाइल हैं उनके शिकायत को सुनते हैं, उनका प्रॉपर हल करते हैं। व्हील चेयर डेस्क है जो हाजियों की खिदमत के लिए हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। मदीना मुनव्वरा, हज टर्मिनल्स, लास्ट एंड फाउंड, मुआमनीन, मेडिकल मिशन, सारे डेस्क जो हैं वो 7 बजे तक अपना डे का जो काम है वो बताते हैं हमें। हमारे मुआमनीन मेडिकल मिशन में और हमारे मुआमनीन हरम के तरफ और ट्रांसपोर्ट में और खाने पे हर वक्त मौजूद हैं। आज़मीन की सहूलत के लिए रिहाइश, खुराक, ट्रांसपोर्ट की हर मुमकिन फराहमी को यकीनी बनाया गया है। डाटा यहाँ जब आता है तो हम उसको प्रिंट करते हैं उनके रूम्स के हिसाब से स्टिकर के शक्ल में,
जो कि पेश करते हैं उनके कमरों के बाहर। हमारी है जिम्मेदारी के पूरे अपने जितने भी ऑफिस हैं हुज्जाज को जो कंट्रोल करते हैं उनके मुतलका जितना भी सामान है वो हम उनको सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आने वाली परवाज़ों के जरिए तकरीबन 40,000 के करीब आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। मरकजी कंट्रोल रूम आज़मीन को हर तरह की सहूलतें फराहम कर रहा है। राना फ़हीम असलम, PTV न्यूज़, मक्का मुकरमा। नाज़रीन, अब बात करें कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी पसंदों के खात्मे और मुस्लिम आबादी को मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासत करने का सिलसिला जारी है। ज़िला राजौरी में यल्स डिफेंस गार्ड्स नामी कातिल मलेशिया को भारतीय फ़ौज के खुसूसी कैंप्स में जदीद हथियारों की तरबियत दी जा रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये तरबियती कैंप ज़िला राजौरी और मुल्हिका इलाकों में कायम किए गए हैं, जहाँ खुसूसी हथियारों के तरबियतकार इस कातिल गिरोह को तरबियत देने की निगरानी कर रहे हैं। विलेज डिफेंस गार्ड को जदीद राइफलों शॉट गन्स की तरबियत दी जा रही है जो सिर्फ भारतीय फौज के ज़रिए इस्तेमाल हैं। VDGs, RSS और BJP जैसी हिंदुत्वा तंजीमें कारकुनों पर मुश्तमिल हैं। राजौरी, पुंछ, वादी चनाब के मकीनों ने सहाफ़ियों से बात करते हुए मलेशिया के क़याम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि साबिक VDC मेंबरान ने 90 की दहाई में सैकड़ों मुसलमान नौजवानों को कत्ल किया, मुस्लिम अमलाक को तबाह किया और मुसलमान ख़वातीन की बेहुरमती की। उधर भारतीय फौजियों की राजौरी और पुंछ के अजला में मुहासर और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। फौजियों ने श्रीनगर, इस्लामाबाद, पुलवामा, कुश्तवाड़, डोडा और दीगर अजला में भी छापे मारे और मकीनों को हिरासा किया। फौजी कैंपों के करीब रिहायशी नौजवानों की पूछगछ के बहाने उठा लिया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा एक इजलास में मरहूम हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद मुसद्दिक आदिल को उनकी पहली बरसी पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मुकर्ररीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी हक़ खुदरादियत के जिद्दोजहद में मुसद्दिक आदिल और उनके ख़ानदान की कुर्बानियों को सराहा। भारत में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार को 39 बरस बीत गए, मगर आज भी उनके जख्म ताज़ा हैं क्योंकि नाम नहाद सेकुलर भारतीय रियासत में सानह गोल्डन टेम्पल के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल सका। अमरीकी शहर शिकागो में मुकीम सिख कम्युनिटी ने इंडियन काउंसलेट के सामने एहतजाज करते ऑपरेशन ब्लू स्टार के मुतासरीन को इंसाफ देने का मुतालबा दोहराया, जिसमें भारतीय फौज ने जुल्म की तमाम हदें पार करते हुए सिख मजहब के मुकद्दस तरीन मकाम अमृतसर में गोल्डन टेम्पल हमला करके सिखों का खुलेआम कत्ल गारत किया था। भारतीय रियासत मणिपुर में फौज और अलहदगी पसंदों के दरमियान झड़प में आसाम राइफल्स के कई अहलकार हलाक हो गए। म्यांमार की सरहद से मुत्तसिल इस रियासत में गुज़श्ता चंद हफ्ते से हालात काफ़ी कशीदा हैं और फसादात में कम अज़ कम 180 अफराद हलाक और 40 से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। और भारत से दिल दहला देने वाली एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें यह देखा जा सकता है कि हालिया रेलवे हादसे में हलाक होने वाले अफराद को किस गैर इंसानी अंदाज में एक गाड़ी में डाला जा रहा है। भारत जिंदा इंसानों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों में तो पहले ही मुलव्वस था, मगर अब वहां मुर्दा जिस्मों की भी तजलील शुरू कर दी गई है। इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होने के बावजूद भारत खुद को दुनिया में अमन पसंद कहलवाने के ढोंग से निकल नहीं पाया। नाज़रीन, पेशावर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाइयों के शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया है। SSPCTD काशिफ आफ्ताब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुतनी अदिज़ई के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए जो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। दहशतगर्दों को कब्जे से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद और बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ है। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वकला निज़ाम अदल का अहम जुज़्व हैं और इंसाफ की फराहमी में उनका अहम किरदार है। इस्लामाबाद में इस्लामी क़वानीन से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान वकला के लिए तरबियती प्रोग्राम्स का इनेकाद खुशाइंद है। वज़ीर कानून ने कहा कि बार काउंसिल्स को नौजवान वकला की रहनुमाई और तरबियत के लिए मज़ीद इक़दाम करना होंगे। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक रियाज हुसैन पीरज़ादा ने बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराते हुए कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बच्चों के हुकूक, जबरी गुमशुदगियों और शादियों से मुतालिक मुआशरे में आगाही मुहिम और शऊर फैलाने की ज़रूरत है। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने लंदन में सरमायाकार फर्मों के नुमाइंदों से मुलाकात की जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात और सरकारी और निजी शोबों में इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख़याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने सरमायाकारों के लिए महफूज और मुनाफा बख्श माहौल को यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मालियाती खिदमात का जायज़ा पेश किया।
ترکمانستان کی وزارت توانائی کا وفد کل پاکستان پہنچے گا۔ اس حوالے سے ترکمانستان کے سفیر عطا جان مولاموف نے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور وفد کے دورے سے متعلق تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے امید ظاہر کی کہ وفد کے دورے سے تاپی منصوبے میں پیش رفت ہوگی۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب میں 8 سال سے زیر التوا تحقیقات کو تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ چیئرمین نور عالم خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں وزارت ہوابازی کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ہم نیب کے ادارے کا احترام کرتے ہیں۔ چیئرمین نیب اپنے ملازمین کے اثاثوں کو دیکھ لیں۔ نیب کے ساتھ 8 جون کو اجلاس کریں گے۔ چیئرمین کمیٹی نے پنجاب پولیس کی جانب سے سینئر سیاستدان کے والد کی گرفتاری کو خلاف قانون اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے چیف سیکرٹری، آئی جی اور سیکرٹری داخلہ پنجاب سے 3 دن میں جواب دینے کا طلب کر لیا۔ نور عالم خان نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس بات کا نوٹس لیں کہ لوگوں کو جلاؤ گھراؤ پر اکسانے والوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اور مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ شعر و ادب کی دنیا میں افتخار عارف کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اگر ان کو لیونگ لیجنڈ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ افتخار عارف کے بے شمار اشعار زبان زد عام ہوئے۔ ان کی علمی و ادبی زندگی پر دیکھتے ہیں عمران منصف خان کی یہ رپورٹ۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد کے ایک عام سے گھر میں داخل ہوتے ہی کتابوں کی خوشبو، دیواروں پر سجی تاریخی پینٹنگز اور ان کے درمیان سفید بالوں، روشن پیشانی اور چمکدار آنکھوں والے اردو کے عہد ساز شاعر افتخار عارف سے مل کر روح تک معطر ہو جاتی ہے۔ آسمانوں پر نظر کر، انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر سمیت چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے تربت کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سبی میں 46، جیکب آباد 45، سرگودا 40، جبکہ فیصل آباد میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور 39، کراچی 36، پشاور 38، جبکہ کوئٹہ میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔